अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 108 तुम्हारे जैसी लड़की। कबीर के जाने के बाद लैला ने आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन बावजूद दवाई वाले नशे के असर में होने के लैला को गहरी नींद आ ही नहीं रही थी। उसका दिल अब भी उन हालात को याद करके घबराए जा रहा था। पता नहीं मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। अगर मैं अभी वहां से मंगरू काका की मदद से निकलती नहीं तो न जाने अब तक वो चंद्रा मेरा क्या हाल करता। सोचते हुए लैला ने जैसे झुरझुरी सी ली, लेकिन उसके सामने अब एक ही सवाल था कि इस मामले में उसे क्या करना चाहिए। क्या मुझे चंद्रा साहब के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर खामोशी से ये फिल्म पूरी करके यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। सोचते हुए लैला का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने इंटरकॉम पर किचन में कॉल लगाया और कॉफी ऑर्डर कर दिया। थके हुए बदन के साथ लैला बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। यहां से पहाड़ियों को निहारना उसे बेहद पसंद था। तभी उसकी नजर सामने टेरेस पर मौजूद कबीर और पार्थो पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। न जाने कबीर सर पार्थो को क्या कहेंगे। जबकि उधर कबीर ने जब पार्थो को रोका तो वो नॉर्मल दिखते हुए पीछे की तरफ पलटा और बोला, ओह कबीर, गुड मॉर्निंग। लेकिन कबीर ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, आज की शूटिंग कैंसिल कर दे। ये सुनकर पार्थो ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन कबीर ने एकदम से कुछ सख्त आवाज में कहा, शूटिंग आज नहीं होगी, और हाँ, तुम चंद्रा को यहां बुलाओ अभी के अभी। क्यों? चंद्रा को क्यों? पार्थो ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन कबीर अभी उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। इसलिए उसने वापस से सामने रखी मैगजीन के पन्ने पलटते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल चल रहे होंगे, लेकिन मैं जब चंद्रा से बात करूंगा तब तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कबीर की आवाज में ऐसा रौब था कि पार्थो मना नहीं कर सकता था। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और जाने को हुआ। तभी कबीर ने उसे फिर से आवाज लगाई, और हाँ पार्थो, अपने क्रू मेंबर्स को कहो कि फिल्म की कोई भी तस्वीर किसी की भी शर्त पे अभी अपने किसी जानने वाले को मुफ्त में या कमीशन लेकर भी ना भेजे, वरना तुम्हारी फिल्म रुक जाएगी तो इसकी वजह से उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। कबीर उसी मैगजीन के पन्ने पलट रहा था जिसमें उसकी और लैला की तस्वीर छपी थी। अब उसे बस चंद्रा के आने का इंतजार था। उधर लैला ने अपने कमरे की खिड़की से जैसे ही पार्थो को जाते हुए देखा, शॉल लपेटती हुई बाहर आ गई। पार्थो वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे में आया और चंद्रा को कॉल लगाकर आने के लिए कहा। चंद्रा ये सुनते ही कुछ परेशान होते हुए बोला, क्या कबीर को लैला के गायब होने के बारे में पता चल गया है? उसे कहां से पता होगा, और क्या मुझे ये बात उससे पूछकर अपनी मुसीबत बुलवानी थी जो मैं लैला के गायब होने का जिक्र छेड़ता। लेकिन पार्थो साहब, मैं वहां आकर करूंगा भी क्या? जब तक लैला नहीं मिल जाती, कहीं कबीर के बच्चे ने मुझे फंसा दिया तो मैं तो गया ना फिर। और अभी इलेक्शन भी सर पर है। ऐसी बातें अगर फैल गई तो पब्लिक को तो जानते ही हैं आप, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। ये किसी आम लड़की की बात तो है नहीं जो मैनेज हो जाएगी। उसकी बात पर पार्थो ने झुंझुलाते हुए कहा, आप बात समझिए चंद्रा साहब, अगर आप नहीं आएंगे तो उस कबीर को कुछ भी अनाप शनाप करते कोई रोक नहीं पाएगा। आप एक बार आ जाइए, फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कबीर के हाथ पैर जोड़कर भी उसे मना लूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर अभी आप नहीं आए ना तो मुझे दिक्कत होगी और आप भी नहीं बच पाएंगे। कहकर उसने कॉल रख दिया। टेंशन से पार्थो का अब सिर दुखने लगा था। उसने एक सिगरेट निकालकर सुलगाई और फिर उसके गहरे गहरे कश लगाते हुए खुद से बोला, अगर पता होता कि ये लड़की इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी तो मैं फिल्म नहीं बनाता और ना ही कभी इसे हीरोइन लेता। अब पार्थो हर उस पॉसिबल जवाब के बारे में सोच रहा था जो उसे कबीर के सामने अपनी सफाई में देनी थी। कबीर ने जब लैला को बाहर आते हुए देखा तो जल्दी से उठते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस अपने कमरे में जाओ और आराम करो।
लेकिन लैला ने वहीं खड़े होकर कहा, आपने पार्थो सर को क्या कहा? कबीर को उसके पैरों की कपकपाहट साफ महसूस हो रही थी। उसने एकदम से उठकर उसे कंधे से थामते हुए कहा, कमरे में चलो, वहीं बात करते हैं। लैला से भी ज्यादा देर तक खड़े होना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो भी चुपचाप नजरें झुकाए उसके साथ चली जा रही थी। वो दोनों अभी कमरे में पहुंचते कि तभी उससे पहले ही कबीर के कमरे का दरवाजा खुला। उसमें मोहिनी बाहर आ गई। वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। उसे देखते ही कबीर ने लैला के कंधे से हाथ हटाते हुए कहा, कहीं जा रही हो? मोहिनी ने एक चुपती हुई नजर लैला पे डाली और बोली, हाँ, मैं वापस जा रही हूँ, ताकि तुम्हें शूटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, कल रात चंद्रा ने लैला के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो वहां से बड़ी मुश्किल से भागकर यहाँ तक पहुंची है, इसीलिए उसे उसके कमरे तक पहुंचा रहा था। तुम वापस कमरे में जाओ, मैं बात करता हूं तुमसे। लेकिन मोहिनी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, नहीं कबीर, मैं अब नहीं रुकने वाली। उन दोनों को ऐसे बहस करते हुए देखकर लैला ने कबीर से कहा, आप रहने दें, मैं खुद से कमरे में चली जाऊंगी। फिर उसने मोहिनी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैम, अगर आप मेरे और कबीर सर के बारे में कुछ गलत सोच रही हैं तो प्लीज मत सोचिए। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहिनी के पीछे से रेयान निकल कर आया और लैला की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मा, ये आंटी कौन है? रेयान के मुंह से इतना सुनना था कि कबीर ने मोहिनी को एक सख्त नजर से देखा और फिर नन्हे रेयान को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, वो आंटी आपके पापा के साथ काम करती हैं। आप चलो, मैं आपको आपके अश्विन अंकल के पास पहुंचा कर आता हूँ। कबीर और रेयान के वहां से जाते ही मोहिनी कुछ कदम चलती हुई लैला के पास आई और उसे आग उगलती हुई नजरों से घूर कर कहा, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के मुंह से अपने पति की सफाइयां नहीं सुननी। इतने सालों में तुम्हारे जैसी अपना मतलब निकालने वाली कितनी ही लड़कियां कबीर की जिंदगी में आई और गईं। इसीलिए मुझे तुम जैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। मोहिनी की बात सुनकर लैला की आंखों में आंसू छलकने लगे थे, लेकिन उसके होठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक नजर मोहिनी के हाथ में पकड़े बैग पर और फिर नीचे रखे सूटकेस को देखा और बोली, तो मत लीजिए टेंशन और अपने जाने का इरादा कैंसिल कर दीजिए। कहकर लैला ने अपने कमरे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मोहिनी ने उसे गुस्से से जाते हुए देखा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों ने मोहिनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सूटकेस लिए वापस अंदर चली आई। और जब कबीर वापस लौटा तो वहां पर दोनों को ही ना देखकर कुछ रिलैक्स्ड हो गया। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। चंद्रा का इंतजार करना उससे काफी मुश्किल हो रहा था। इधर नरेन शूटिंग के लिए जा ही रहा था कि तभी सुहासिनी का कॉल आया। उसने नरेन के हेलो बोलने का इंतजार भी नहीं किया और बोल पड़ी, तो मिस्टर नरेन रॉय, आपकी गर्लफ्रेंड ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेन ने जैसे ही सुना एकदम से खुश होते हुए बोला, जी ये तो मेरे लिए बेहद खुशी का मौका है। और जी इस मामले में कहना क्या है, बस हम तो यही चाहेंगे कि इस अचीवमेंट पर हमारी गर्लफ्रेंड बंबई आए और हमें पार्टी देकर जाए, ताकि हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना पूरे दिल से कर पाएं। सुहासिनी ये सुनकर खिलखिलाते हुए बोली, श्रीली, पार्टी तो वाकई में बनती है। मैं इसी हफ्ते आ रही हूँ मुंबई, खास तुम्हें पार्टी देने के लिए। मैं बता नहीं सकती नरेन, ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड पाकर मुझे कितनी खुशी मिली है। अब मुझे लगता है कि मैं उस हर एक इंसान को जवाब देने के काबिल हो गई हूँ जिन्होंने मुझे मेरे सफर में रोकने की पूरी कोशिश की। अब नरेन ने कहा, जब जिंदगी में खुशियों के मौके आए ना, तो उन्हें नेगेटिव लोगों के बारे में सोचकर बेकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज तो बस खुशी मनाओ। मेरे शूट का शेड्यूल कुछ हेक्टिक चल रहा है, वरना मैं खुद पुणे आकर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करता। सुहासिनी अपने लहजे में जहान भर का प्यार समेट कर बोली,
कोई बात नहीं, मैं आऊं या तुम, सवाल तो सिर्फ साथ में मिलकर पार्टी मनाने का है ना। बिल्कुल। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नरेन ने भी प्यार से कहा और फिर अपनी घड़ी देखते हुए बोला, ओके, अभी मैं चलता हूँ, शूट के लिए देर हो रही है। फिर बाय कहते हुए दोनों ने कॉल रख दिया। 2 घंटे गुजरने ही वाले थे कि चंद्रा की गाड़ी रिजॉर्ट के मेन गेट से आती हुई दिखी। कबीर अब भी टेरेस पर ही मौजूद था। उसे भी चंद्रा आता हुआ दिख गया। पार्थो ने आज की छुट्टी की बात सबको कन्वे करवा दिया था, इसलिए कुछ लोग तो बाहर घूमने चले गए थे और कुछ लोग अपने कमरे में ही आराम कर रहे थे। इसलिए यहाँ लैला के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं था। चंद्रा जैसे ही रिसेप्शन के पास पहुंचा वैसे ही उसे रिसेप्शनिस्ट ने कहा, पार्थो सर और कबीर सर आपका ऊपर टेरेस पर इंतजार कर रहे हैं। चंद्रा ने हाँ में सिर हिलाया और ऊपर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो कबीर के सामने खड़ा था, वो भी बिल्कुल किसी मुजरिम की तरह। अभी पार्थो भी वहां पहुंच चुका था। दोनों कबीर के सामने बैठ गए। तब कबीर ने दोनों को सख्त नजरों से घूरते हुए चंद्रा से पूछा, लैला फार्म हाउस पर ही है? चंद्रा इस सवाल से बौखला सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तब पार्थो ने कहा, कबीर वो दरअसल, लेकिन कबीर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, पार्थो मैं चंद्रा साहब से बात कर रहा हूँ। उस चंद्रा साहब से जिसने लैला को पहले खाने में नशे की दवाई मिलाकर दी ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल कर सके, और उसके बाद हमें इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा कि लैला वहां से कहाँ गायब हो गई। चंद्रा को ये उम्मीद नहीं थी कि कबीर उसे ये सब डायरेक्टली कहेगा, इसलिए जब उसने कबीर के मुंह से ये सब बातें सुनी तो कुछ चौंक सा गया और अपने अक्खड़ अंदाज में बोला, जब आपको पूरी कहानी मालूम ही है तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चंद्रा का ऐसा लहजा सुनकर पार्थो का दिल चाहा कि वो अपना सिर पीट ले, लेकिन कबीर ने उसी तरह ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, ताकि ये तय कर सकूं कि आपको सजा पब्लिक में दिलवानी है या प्राइवेटली देनी है। ये सुनकर जिल्लत के एहसास से चंद्रा के जबड़े कस गए। उसने गुस्से से कहा, जुबान संभाल कर कबीर साहब, आप शायद जानते नहीं हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, और वो भी किसके लिए? एक 2 कौड़ी की हीरोइन के लिए। इतना कहना था कि कबीर ने एकदम से उठकर चंद्रा के ठीक सामने आते हुए कहा, जुबान तो आप संभालिए चंद्रा साहब, और साथ में नियत भी, क्योंकि लड़की चाहे 2 कौड़ी की हो या 2 करोड़ की, उसकी मर्जी के बिना उसे छूने की सोचने वाला भी मेरी नजर में बहुत बड़ा मुजरिम है। ये सुनते ही चंद्रा ने मिलाकर कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कभी उस लड़की को छुआ ही नहीं। तो वही बात हो गई ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हचको गई। चंद्रा के मुंह से ये सुनकर कबीर को ऐसा गुस्सा आया कि उसने बर्दाश्त करते करते भी टेबल पर रखी ग्लास उठाई और उसे जोर से नीचे फर्श पर दे मारा। मुंह संभाल कर चंद्रा, मैं जो कुछ भी हो सकता हूँ लेकिन इतना नीच नहीं हो सकता कि किसी लड़की का जिस्म पाने के लिए उसके साथ ये सब करूं। चंद्रा उसका रिएक्शन देखकर कुछ एकदम से घबरा गया। वहीं पार्थो ने भी उसे खामोश रहने का इशारा किया तो वो नॉर्मल होता हुआ बोला, माफी चाहता हूँ। अब कबीर ने पार्थो के सामने आते हुए कहा, और तुम्हें पता है तुम्हारा गुनाह क्या है? पार्थो ने जवाब दिया, देखो कबीर, जो कुछ भी हुआ मैं मानता हूँ कि गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट बस इतनी ही है कि चंद्रा साहब मेरे दोस्त हैं। पार्थो को एकदम से ऐसे पल्ला झाड़ते देखकर चंद्रा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। तब कबीर से नजरें बचाकर पार्थो ने उसे चुप रहने का इशारा किया और चंद्रा मन महसूस कर खामोश रह गया। तब पार्थो ने यह जाहिर कर दिया कि वो चंद्रा की इस गलत हरकत में शामिल नहीं था। तब कबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, तो आप ही बताइए चंद्रा साहब, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? मेरा दिल तो यही चाहता है कि आपकी इस बेहुदी हरकत के लिए अभी के अभी पुलिस को फोन लगाऊं और आपको अटेम्प्ट टू रेप के केस में अंदर भिजवा दूं, और मेरे ख्याल से आपके लिए यही सही भी होगा। लेकिन तभी पार्थो ने बीच में आते हुए कहा, कबीर, मानता हूँ कि चंद्रा साहब से गलती हुई है। गलती नहीं कहते हैं इसे पार्थो, इसे पाप कहते हैं। पार्थो ने जल्दी से कहा,
ठीक है, वही सही, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि अगर ये खबर मीडिया में चली गई तो इससे चंद्रा साहब नहीं बल्कि हमारी फिल्म को भी नुकसान होगा, और इस नुकसान का असर तुम्हें पड़े ना पड़े खुद लैला को जरूर पड़ जाएगा। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि बात को ज्यादा बढ़ाना किसी के लिए भी सही नहीं होगा, और अभी तो हमें बाकी सब कुछ छोड़कर जल्द से जल्द लैला को ढूंढना चाहिए। वो कल रात से ही फार्म हाउस से गायब है। चंद्रा साहब ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें लैला का कोई पता ही नहीं चल पाया। कबीर ने सुना तो एकदम से कहा, और मुझे क्या लगता है पार्थो, चंद्रा ने घिनौनी कोशिश जिसके साथ करने का प्लान बनाया था ना, इसके बारे में फैसला लेने का हक भी उसी को होना चाहिए। रहा सवाल उसको ढूंढने का, तो अभी वो कह ही रहा था कि तभी वहां पर लैला की आवाज गूंजी। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि चंद्रा साहब के लिए फैसला लेने का हक मुझे ही होना चाहिए। लैला की आवाज सुनकर तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने सामने देखकर पार्थो और चंद्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर चंद्रा की इस घिनौनी हरकत पर क्या होगा लैला का फैसला? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।